चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए ये क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसका मतलब है बेटा साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। किसके? गैसेस के। अच्छा, एक सवाल आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, क्यों गैसेस की ही काइनेटिक थ्योरी पढ़ाई गई, सॉलिड की नहीं पढ़ाई गई या लिक्विड्स की नहीं पढ़ाई गई? गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का जो इंटर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर है, और वही करते हैं रैंडम मोशन करते ही रहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर रहते हैं हमेशा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म, मतलब इधर उधर मूविंग रहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिक्विड में या सॉलिड में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनी है। ठीक है, बाकी मैंने इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख भी दिया है, आप फोटो लेकर इन नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। अब हमें पढ़ना है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लॉज में से एक लॉ इस चैप्टर का है बॉयल्स लॉ। ये क्या कह रहा है? बॉयल्स लॉ कह रहा है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यदि हम किसी गैस की स्टडी करें और उस गैस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा, जितना है उतना ही है, तो याद रखना उसका वॉल्यूम हमेशा उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और प्रेशर यदि बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रेशर नीचे डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ को हम। अच्छा, एक चीज और समझ लें जरा, इसको मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूं। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि यदि थोड़ा यहां पर मैं बिगाड़ने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लीजिए कि आपके पास ये एक सिस्टम है, पिस्टन सिस्टम है, जो ऊपर से दबाया जा सकता है और या उठाया जा सकता है। अब यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस भरी हुई है, यदि मैं इसको दबा दूं नीचे की तरफ तो प्रेशर डाल दिया मैंने, ऊपर से क्या डाल दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, और ठीक है, तो गैस क्या हो गई? उसके मॉलिक्यूल और पास आते चले जाएंगे, मतलब देखो वॉल्यूम घट रहा है ना, वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेस हो रही है ना गैस, प्रेशर के बढ़ने से क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है। और अगर मैं इस पिस्टन को खोलकर ऊपर ले जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। तो ये आराम से याद करने वाली चीज है। बॉयल्स लॉ टॉक्स अबाउट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशनशिप। अब यहाँ पर एक ग्राफ आप देख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में लो टेम्परेचर पर ग्राफ है और एक हाई टेम्परेचर पर ग्राफ है। इसका मतलब जब मैंने ग्राफ खींचा लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर में जो आइडियल गैस है एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में बढ़ रही है या घट रही है एज रिस्पेक्ट टू प्रेशर या एज रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बट बात करें नॉर्मल गैस की, आइडियल गैस नहीं, नॉर्मल गैस। आइडियल गैस आपको पता है ना, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती हैं। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है ना। तो ये जो अब नॉर्मल जब मैंने गैसेस देखी तो उनका बिहेवियर आपको नॉन आइडियल गैस की तरह नहीं दिखा। चेंज तो हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा था, या प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम है ना, लेकिन उनका बिहेवियर आइडियल गैस वाले बिहेवियर वाले कर्व की तरह नहीं था, थोड़ा अलग था। लेकिन जब मैंने यही कंपैरिजन हाई टेम्परेचर पर किया तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो बॉयल्स लॉ का ये कंक्लूजन जो फाइनली मुझे देखने को मिलता है वो ये भी है, एट हाई टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ रियल गैस, मतलब नॉर्मल गैसेस का बिहेवियर भी आइडियल गैस की तरह हो जाता है। आसान है। चलो, अब नेक्स्ट लॉ हमें पढ़ने को मिलता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी भाई गैसेस की बात हो रही तो गैसेस पे ही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पिछली बार बॉयल्स लॉ में था हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन चार्ल्स लॉ में होगा हमारा प्रेशर इज ए कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसको जरा हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एक
बर्तन में पानी को गैस पर रख दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उबलने लगेगा, फिर ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण इसका होने लगेगा, वेपोराइजेशन होने लगेगा। तो एक बात देखो, जो वाटर यहाँ तक सीमित था अब वो वाटर आगे तक रीच कर रहा है और आगे फैल रहा है, बढ़ रहा है। फॉर्म तो चेंज हो ही रही है, खैर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो रहा है। जो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ है गैसेस का ही। अब इस गैसेस का देखो जितना ज्यादा इसको तुम गर्म करते जाओगे ये भाप उतना ही मैक्सिमम रीच तक पहुंचती जाएगी। या एक इससे भी आसान एग्जांपल दे देता हूँ, जब आप खाना बनाते हो घर पे, जब खाना गर्म होता है तो उसकी खुशबू दूर तक सूंघने में मिलती है और ठंडे खाने की खुशबू आपकी नाक तक, आपकी रसोई से नहीं पहुंचती, क्योंकि गर्म होने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, हवा के, वो ज्यादा एक्साइट होकर लंबी दूरी तय करते हैं, मतलब ज्यादा फैल जाते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रिलेशन में मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ ताकि तुमको बाद में इसको रटना ना पड़े, तुम्हें याद ही हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने पिस्टन वाला एग्जांपल बताया उसे याद रखोगे तो प्रेशर वॉल्यूम का हमेशा याद रहेगा। अब मैंने जब ये वाला एग्जांपल आपको बता दिया या वो खाने वाला एग्जांपल बता दिया, और ये एग्जांपल्स जो है ये एग्जैक्टली 9th क्लास में मेंशन्ड है, ठीक है। और ये सवाल भी है कि गर्म खाने की खुशबू दूर तक कैसे आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसी हिसाब से जैसे एक कर्व हमने पहले बनाया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का बनेगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। तो हमने आइडियल गैस देखी तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो रियल गैसेस भी अब आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करती है। तो यही बॉयल्स लॉ भी कह रहा था और यही चार्ल्स लॉ भी कह रहा है, जो एंड उसका रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट यही रहेगा, टेम्परेचर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में तो V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को मैं जोड़ दूं, कंबाइंड कर दूं, तो मुझे क्या निकल कर मिलता है? प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही तो मिलेगा, दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया तो मुझे ये मिला, बात खत्म। अगर कोई हाँ लॉज है और क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि वॉल्यूम वेलोसिटी पता नहीं क्यों याद आता है मुझे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये भी जो कंक्लूजन है मुझे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिलके मिलता है, ठीक है। अब जरा पीवी एनआरटी जो होता है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी आरटी और पीवी एनआरटी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन मैंने देखा। तब मैंने देखा भैया जैसे जैसे आप टेम्परेचर फर्स्ट सेकंड थर्ड टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो सीधी सी बात है कि रियल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करने लगती है। कब? जैसे जैसे प्रेशर घटता जाता है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये दोनों बातें तो मैं सीख चुका हूँ पहले। इस बात को तो मैं खास तौर पर जानता ही हूँ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की कृपा से कि भैया रियल गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करने लगती हैं। अब एक और चीज मुझे देखने को मिलती है इस ग्राफ के कंपैरिजन से कि भैया लो प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर को कम कर दूं, प्रेशर को तो भी हम रियल गैस से आइडियल गैस के बिहेवियर की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। इजी है भाई ये चैप्टर बिल्कुल, मतलब हाई लो दोनों में, मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है ना। चलो अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है ये जरा समझ लें। ये बोल रहा है, एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस बोल रहा है, दिस लो स्टेट दैट सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल हो, सेम हो, मतलब मान लो एक गैस ये रही एक गैस ये रही, दो अलग, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर है हमारी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये मान के चलो। तो अगर यहाँ पर प्रेशर भी इक्वल है, सेम प्रेशर है कोई, और यहाँ पर टेम्परेचर भी दोनों का बराबर हो, तो याद रखना कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमेशा सेम होंगे। और हर गैस पे काम आता है, हर गैस पे, याद रखना हर गैस पे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस काम आती है और अप्लाई होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है ना। बस कई लोग ये भी बोल सकते हैं भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का साइज और हाइड्रोजन का साइज में तो डिफरेंस होगा, इसका एटॉमिक नंबर देखो एक ही है, इसका एटॉमिक नंबर देखो, है ना, तो इसका साइज तो बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, तो दोनों का ये कैसे हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं। अरे भाई गैस के बीच में पता है कितना गैप होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इतना गैप होता है कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो कंसीडर भी नहीं करते, ठीक है ना। चलो अगला है भाई गे-लुसैक्स लॉ, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है, गे-लुसैक बोलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक में क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, दूसरे ने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, अब तीसरे ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, है ना, अब तीसरे ने बचे हुए वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। अब इसने कहा अब देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां पर भी जो हमारा रिलेशन निकल कर आता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही निकल कर आता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में था। हाँ ठीक है। तो बस अब ये गे-लुसैक ने ये थर्ड जो बचा हुआ गैप था उसको फिल करते हुए बोला कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकालोगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। ये दोनों लो तो बहस मिली। हाँ अब भैया प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और टेम्परेचर मल्टीप्लाई नीचे जाएगा तो पीटी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। अब बेटा कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए गैसेस के केसेस में। पहली बात, गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली रिजिड एंड इलास्टिक। ये भैया बड़ा इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस, मतलब किसी एक गिवन गैस के लिए उसके सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही होंगे। मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसमें चाहे ऑक्सीजन के कितने ही मॉलिक्यूल हो तो वो सारे एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल छोटे हैं कुछ बड़े, नहीं नहीं, सब बराबर होंगे, ठीक है। अगला, अब द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इससे पहले कंपैरिजन मैंने एक बताया था कि भाई मॉलिक्यूल का क्या साइज है गैस का, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं उसे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। द मॉलिक्यूल इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूविंग रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में एक्टिव रहते हैं, और भैया इधर उधर हर डायरेक्शन में घूमते फिरते रहते हैं। ड्यूरिंग रैंडम मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड विद इन अनदर विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका मतलब है जिस भी कंटेनर में रखोगे वो या तो उस कंटेनर की वॉल से हमेशा टकराते रहेंगे, मतलब उस पर हर दिशा से प्रेशर डालते रहेंगे। याद रखना कि अगर किसी कंटेनर के अंदर, मान लो हमारे सिलेंडर है, ये घर का सिलेंडर, उसमें अगर गैस भरी है तो वो गैस ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रेशर सब जगह इक्वल प्रेशर डाल रही होगी। अरे बलून का एग्जाम्पल ले लो, बलून है मान लो, उसमें अगर गैस भरी है तो वो चारों तरफ, जब भी तो उसको गोल बना देती है, वो चारों तरफ उस पर प्रेशर डाल रही होती है। जिस भी एंगल से फाड़ोगे उसी जगह से सेम प्रेशर निकलेगा। ऐसा नहीं है गुब्बारे में यहाँ छेद करोगे तो स्पीड तेज निकलेगी और यहाँ से फाड़ोगे तो स्पीड कम निकलेगी गैस की। बराबर पूरे सब जगह पर बराबर ही प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। अगर कोई दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल जो भी आपस में टकराए वो हमेशा इलास्टिक मोशन दिखाएंगे, जैसे टकराएंगे और वैसे ही वापस चले जाएंगे, है ना। अच्छा, बिटवीन टू कॉलिजन मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, और याद रखना टकराकर हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में टकराएंगे उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएंगे। अब कॉलिजन कितना भी होता रहे उनकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर ये चीजें बस इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको याद रहे। अब एक चीज जरा याद रख लो, ऑब्टेनिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। अब हमको ये जानना है कि भैया आइडियल गैस जो है वो कितना प्रेशर डालती है, चाहे कंटेनर की वॉल पे या किसी भी चीज पे। जब हम निकालने की कोशिश करें तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो हमें ये बता सके कि भैया आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इससे पहले जरा ये RMS वैल्यू के बारे में समझ लो। क्यों जी? क्योंकि आपको पता है भाई गैस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर हर दिशा में मोशन कर रहे हैं। आइडियल गैस का एग्जांपल क्या है? मतलब आइडियल गैस मतलब स्टेबल होती है ना, तो गैस ही है, बिहेवियर तो उसका गैस की तरह ही होगा। आइडियल गैस का मतलब है वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में आइडियल काम करे, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं ना इन्हीं रूल्स को फॉलो करे। अगर वो बॉयल्स लॉ है तो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो कर रही है, बिल्कुल चार्ल्स लॉ को भी फॉलो कर रही है, ठीक है। गे-लुसैक के लॉ को भी पूरा फॉलो कर रही है, एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस भी पूरी तरह फॉलो कर रही है। कोई डिस्ट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रही। जो नॉर्मल तुमने ग्राफ बना रखा है प्रेशर वॉल्यूम का, बिल्कुल आइडियल तरीके से चलेगी। वो हो गया शर्मा जी का बेटा क्लास। रियल गैस आइडियल मतलब रियल गैस भी हाई टेम्परेचर पे वो करती है, वो आइडियल गैस की तरह बन जाएगी, पर वो एक्चुअली आइडियल होती नहीं है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तो है कि तुम एग्जाम के प्रेशर में एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होता तो तुम एक नॉर्मल
स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हो, ये सीधी सी बात है। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होता है, वो सालों साल कांस्टेंट तरीके से कांस्टेंट वे में अपनी प्रिपरेशन करता है, हो गया आइडियल स्टूडेंट। लेकिन तुम आइडियल स्टूडेंट कब बनते हो, जब सामने एग्जाम होता है, तो फिर तुम आइडियली घर पे पढ़ाई करते हो। वैसे तो अगर तुमसे बोल दे भैया एक चैप्टर एक दिन में करना है, तो बोलोगे हाय दैया तोबा, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अगले दिन पेपर हो तो तुम एक दिन में एक चैप्टर नहीं, एक दिन में मल्टीपल चैप्टर्स कर जाते हो। अब वो शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है पर तुम उसे पहचानते नहीं हो। तो रियल गैसेस भी हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ये काम करती है। चलो अच्छा याद रखना, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ने पे, तो तुम्हारा जब प्रेशर बढ़ेगा तो तुम आइडियल स्टूडेंट बन जाओगे। तुम्हारा प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है चलो अब ये देखो जरा बेटा, गैसेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम दिशा में अलग अलग तरह का मोशन कर रहे हैं। तो भाई एक स्पीड तय करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं कि भैया इस गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल या एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन नंबर ऑफ दिशा में एन नंबर ऑफ दिशा का काइनेटिक मोशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि इन सब का मीन कर लेते हैं और उसका रूट कर देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी रखा हो वो, और फर्स्ट की वेलोसिटी, सेकंड की वेलोसिटी, थर्ड की वेलोसिटी, एन नंबर ऑफ जितने भी एन नंबर है उसका स्क्वायर करके टोटल का क्या कर देते हैं, रूट। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी का यूज करके बेटा प्रेशर का फॉर्मूला भी निकलेगा, वेलोसिटी। हाँ, अब वेलोसिटी का यूज करके ही प्रेशर का फॉर्मूला भी आगे जाकर निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर ये लिखा हुआ मिल जाए शॉर्टकट में, आरएमएस लिखा मिल जाए, शॉर्टकट में आरएमएस लिखा मिल जाए, तो समझ लेना रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, मीन लेकर रूट कर देते हैं, और यार ना स्क्वायर भी करते हैं, है ना, स्क्वायर करके स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट करते हैं, बाद में कटे जाए, है ना। तो ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए तुमको यही काम आएगा। और रूट मीन स्क्वायर तो कोई बता देगा, पर करते क्या है रूट मीन स्क्वायर में भी तो पता होना चाहिए। चलो जी, अब उसको ऑब्टेन करने के लिए हमने मान लिया भाई इनिशियल स्पीड u, ठीक है, मास m, इनिशियल स्टेट, ये फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर, दोनों प्रेशर मान लिए। प्रेशर के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, तो डेल्टा p निकल कर आया 2mu x डायरेक्शन में मोशन मान के चल रहे हैं कि x प्लेन में मोशन हो रही है। ये हो गया हमारा x प्लेन और ये हो गया हमारा y प्लेन। तो जाते हुए पॉजिटिव और आते हुए नेगेटिव, ठीक है ना, यही तो होता है मोशन। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब फोर्स की बात करें तो बताए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। तो अब प्रेशर, ठीक है ना, हाँ बस। तो उसके बाद क्या निकल के रहा है भाई, अब जो तुमने प्रेशर ऊपर निकाला है उसको तुमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये एक रैंडम डेरिवेशन है, एंड फॉर्मूले को निकालने के लिए देखना है देख लो, नहीं देखना मत देखो। इसको ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक एंड रिजल्ट निकलना है जो तुम्हें याद होना जरूरी है। मतलब एक फाइनल फॉर्मूला जो प्रेशर का है वो तुम्हें याद होना जरूरी है। तो कैसे हुआ, बस ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है भाई। अभी जरा वैल्यू को कर लिया। अब 2L क्या है, मान लो L एक दिशा में जा रहे हैं तो L डायरेक्शन मूव हो रही है, इधर आ रहे हैं तो L प्लस L2 डायरेक्शन मूव हो रही है, बस, है ना। UX क्या है, बस। और उसके बाद भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम का, टाइम को मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ ये डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टेम्परेचर भी है, भी वेलोसिटी भी है और वॉल्यूम भी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात हो रही, ठीक है। मैंने बोला ना चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, हाँ। तो पर यूनिट टाइम का क्या मतलब भाई टी, और यहाँ पर स्पीड, टेम्परेचर को मैं, सॉरी यार, टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वही तो चेंज कर दिया, तो उसकी जगह पर यह फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर भाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है पर फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया होता है L का स्क्वायर, है ना। सारी चीजें पुट की तो एक प्रेशर निकल कर आया। अब एस डायरेक्शन में अगर कोई मोशन होता है तो हमें पता है भैया इस तरह से ही होता है, लिख दिया, है ना, मूव सॉल्व किया। अब जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता है, हमारे फिजिक्स के पहले वाले लेक्चर्स देख लेना, ठीक है भाई। और यहाँ से हमारा प्रेशर का ये फॉर्मूला निकल कर आया। एक मैं दिखाता हूँ फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ठीक है। बाकी तुम स्क्रीनशॉट तो ले लो, इसलिए मैं सारे पेजेस दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो अच्छा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो ना भाई। गैस का कोई, गैस के तो बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कई निश्चित एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है।
चलो, तो ये फाइनल मेरा निकल कर आया कि आइडियल गैस जो है, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो है 1/3 रॉ यू आर एम एस का स्क्वायर। रॉ मतलब डेंसिटी, ठीक है, और आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, और किसका यू का मतलब है तो वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है फॉर्मूला, बस खत्म, इतना है बस। अब जरा एक चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है भाई 1/2 mu²। आइडियल गैस की या गैस की एक मॉलिक्यूल की, एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो ये काइनेटिक एनर्जी ये है। अब बहुत सारे हो, ये n नंबर हो तो कोई बात नहीं भाई, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 mn² RMS। अब RMS क्यों आया यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि भैया मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हो गए, तो जब मैंने बोला जब मल्टीपल हो जाते हैं तो रूट मीन स्क्वायर का यूज होता है। और क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, अगर कोई बोले भाई एवरेज क्या निकालना हो, एवरेज, तो भाई एवरेज है तो 1/2 mv एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल u RMS², ठीक है। तो बस ये क्या हो गया भाई, डेंसिटी, मास यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये निकल कर आया मेरा एवरेज, हाँ बस ये रहा, खत्म। अब कोई रिलेशन पूछ ले, इससे पहले तो मैंने प्रेशर निकाला था, आइडियल गैस कितना प्रेशर लगाती है, और यहाँ पर निकल कर आया आइडियल गैस कितनी काइनेटिक एनर्जी दिखाती है। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का डिवाइड करके इनका रिलेशन निकालने, प्रेशर है 1/3 रो यू RMS², और काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो यू RMS²। यू RMS² से यू RMS² कट गया, ठीक है। प्रेशर बाय काइनेटिक क्या बचेगा, 2/3, क्योंकि 1/2 है, ऊपर चला जाएगा 2, 1/3 नीचे जाएगा 3, 2/3। तो एंड में रिलेशन क्या निकल कर आया, ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यार, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस जो प्रेशर लगाती है, आइडियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो कितना है, वो 2/3 है उसकी काइनेटिक एनर्जी का। क्या है उसका, 2/3। बस ये एंड का कंक्लूजन निकल के आया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ये मामला इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। अब तुम बोलोगे भैया ये सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या, ये इसको डिवाइड करूंगा फिर निकालूंगा, इसको इतना सारा डराइव करूंगा तब निकालूंगा, नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में डेरिवेशन आ जाए, देखो मैं तो तुमको नोट्स दिखा दिए, नीट के प्रोस्पेक्ट से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन हाँ स्कूल एग्जाम्स की बात है तो डेरिवेशन पूछी जा सकती है ना। लेकिन नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, भूल जाओ, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। और तुम्हें पता होना चाहिए उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, रूट मीन स्क्वायर कहीं लिखा है तो उसका क्या मतलब है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। बस बाकी हाँ भाई स्कूल एग्जाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।